Student, I am Swagatika, your physics teacher, and today class is about vectors and its type. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर किसको कहा जाता है, इसको समझने से पहले का लेक्चर्स देखना जरूरी है, इसीलिए पहले का लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो सब देख लेना। ठीक है, तो आज समझेंगे कि वेक्टर्स का टाइप कैसे कैसे होता है। मेनली यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है ये वाला लेक्चर। तो वेक्टर किसे कहेंगे? जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन में लिखेंगे तो क्या होगा? वेक्टर्स इट इज डिफाइंड एज a physical quantity which have both magnitude and direction. ठीक है, जिसका बहुत मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसको क्या बोलेंगे? हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसका बहुत सारा टाइप है, लेकिन आज का लेक्चर में हम बस यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास का क्या क्या पढ़ेंगे वो सब लिख लेते हैं पहले से। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर किसे कहा जाता है। सेकेंड में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। फिर 3 में वेक्टर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तीनों में क्या क्या होंगे? ठीक है, फिर पोजीशन वेक्टर किसे कहा जाएगा? 4 में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, 5 में क्या देखेंगे कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब इसका कोसाइन एंगल विद डायरेक्शन क्या क्या होगा, क्या कहेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, फिर देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। किसका मैग्नीट्यूड? जो वेक्टर होगा उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आज इतना सब हम कंप्लीट करेंगे एक सेक्शन के अंदर में। ठीक है, तो पहले क्या है, इसी में यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर किसे कहा जाएगा? यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर हम किसे बोलेंगे? जो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट होगा। ठीक है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे। फर्स्ट का लिखेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर यूनिट वेक्टर डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर
having unit magnitude. मतलब ये एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी को कहा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, सिर्फ 1 यूनिट। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक वेक्टर को मान लो कि ए अगर एक वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी में अगर करेंगे तो ये ए वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा। ए मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका हो गया मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ए और उसके ऊपर एक कैप। इसको हम बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। ठीक है, ये जो कैप लगा है ऊपर एक टोपी जैसा है ना, ये वाला, इसी को ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैप बोलेंगे। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? एक यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ए का टोपी मतलब कैप, तो ये वाला मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इतना सब लिखते लिखते जाओ ताकि आपका नोट भी कंप्लीट हो जाए और ये सब रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, फिर देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसे कहा जाएगा। ऑर्थोगोनल मतलब एक बात याद रखना, ये 11th 12th और +2 +3 सारे में यूज होता है, सारे में आता है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हम किसे कहेंगे। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? जब भी हम किसी भी वेक्टर को ले उनके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? 3 यूनिट वेक्टर और उनके बीच में एक दूसरे से 90 डिग्री में एंगल क्रिएट करते होंगे। ठीक है, अगर हम लेंगे, ये एक हो गया एक्सिस, ये हो गया एक, ये हो गया एक। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल मैं दूंगी तो हाथ को अपना ऐसे करना, ऐसे। ठीक है, एक उंगली ऊपर की तरफ है, एक सीधा और एक ऐसा। तो इन दोनों के बीच में देखो क्या है? 90 डिग्री का है गैप। इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का है। और इसके बीच में और इसके बीच में देखो क्या है? 90 डिग्री क्रिएट होगा। तो ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब इन तीनों में मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा? इफ यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, we called its orthogonal unit vector. It's called orthogonal unit वेक्टर। ठीक है, इतना दूर तक समझ लिया आप लोग कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हम किसे कहेंगे? जो तीन यूनिट वेक्टर उनके बीच में 90 डिग्री होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब क्या? म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तीनों अगर 90 डिग्री हो गए तो क्या बोलेंगे हम उसे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इतना दूर तक कंप्लीट। फिर देखेंगे कि वेक्टर इन 1 डायमेंशन क्या होता है। ठीक है,
वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। वन डायमेंशन मतलब क्या, हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होते हैं कहाँ पर, ग्राफ में। ग्राफ कभी किए हो 10th क्लास में या प्रीवियस कोई भी क्लास में, जब एलपीपी पढ़ते हैं तो ग्राफ होता है। ग्राफ में कैसे होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, सॉरी ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये एक वाई एक्सिस हो गया और ये 3 जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 3D, मतलब 3 डायमेंशनल। मान लो एक चींटी जा रहा है, यहीं से जा रहा है, इस बोर्ड में है, इस बोर्ड से चलकर जा रहा है ऐसे, तो उसका कितना होगा डायमेंशन। देखो इसका अगर पोजीशन देखेंगे, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर पोजीशन देखेंगे इसका, ये हो गया एक चींटी, इसका पोजीशन देखेंगे तो कितना होगा, ये कुछ हाइट में है, हाइट में है, वही हो गया। और यहाँ से अगर लेंगे तो देखो इतना दूर में है, तो ये x हो गया। तो कितना कोऑर्डिनेट हुआ इसका, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो इसका पोजीशन कैसे निकालेंगे, x, y। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये चींटी 2 डायमेंशन में है। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन को समझेंगे तो कैसे होगा, 3 डायमेंशन का, यहाँ पर मान लो एक मक्खी है, मक्खी उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसका अगर देखेंगे तो पोजीशन, इसका अगर देखेंगे तो कैसे होगा, नीचे से कुछ हाइट में है, इधर से एक्स एक्सिस में कुछ हाइट में है, कुछ डिस्टेंस में है, और जेड एक्सिस में कुछ है डिस्टेंस में। तो उसका पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए कितना होगा, एक्स, यहाँ पर अगर एक मक्खी है तो उसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड, मतलब ये मक्खी 3 डायमेंशन में है। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पर एक कुछ है, यहाँ पर कुछ है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1D में है बोलेंगे, 1D में, क्योंकि मूव नहीं करेगा तो ये एक्स एक्सिस में कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा इसका। इस हाइट में है, मान लो ये इस हाइट में है, इस हाइट में है, ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं करेगा तो एक्स एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस में इसका कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही लिखेंगे, एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस कुछ हाइट में है, इसलिए हम अगर 2 मीटर में है तो इसको हम बोलेंगे 2। तो ये कितना हो गया, देखो एक तो 0 हो गया, एक ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे 1D, मतलब 1 डायमेंशन। ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मान लो यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 3 एक्सिस। ठीक है, ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों हो गए, एक्स वाई जेड हो गए तीनों। तो यहाँ पर मान लो एक मक्खी है। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना कि एक्स एक्सिस में जो होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या कहा जाएगा, उसे आई कैप कहा जाएगा। वाई एक्सिस में जो होगा उसे जे कैप कहा जाएगा, और जेड एक्सिस में जो होगा उसे के कैप कहा जाएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल, ये एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, और ये इसके साथ परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों, तो इसको ऑर्थोगोनल कहा जाएगा। और ऑर्थोगोनल फिर 3 टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, पहले होता है कार्टेशियन, सेकंड में सिलिंड्रिकल, थर्ड में स्पेरिकल होता है। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन के बराबर पढ़ेंगे, और स्पेरिकल सिलिंड्रिकल वो बाद की क्लास में है। ठीक है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले 3D का करेंगे, फिर उसके बाद वहीं से 2D और 1D का करेंगे। कुछ कुछ लेक्चर्स में बताते हैं, कुछ बुक्स में भी गिवन है कि पहले 1D का बताते हैं, फिर 2D का, फिर 3D का, लेकिन हम सॉरी हम पहले 3D का करेंगे, फिर उसी से ही 2D और 1D का निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो
मान लो एक वेक्टर हो गया ए, यहाँ पर ये एक वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया ये, ठीक है। इसको अगर हम निकालेंगे तो इसका पोजीशन कैसे निकालेंगे? इसका पोजीशन क्या होगा? ए वेक्टर का पोजीशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों में कंपोनेंट है, तो क्या होगा? एक्स वाई जेड तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर का कुछ एक मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ एक डायरेक्शन होगा। बोली थी मैं पहले से, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है? देखो इतना दूर तक है, एक्स है ये वाला, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स, और उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन उसका क्या होगा? आई कैप बोली थी, तो उसके साथ आई कैप प्लस में वाई एक्सिस में कितना होगा? देखो इसका हाइट कितना है? वाई है, तो प्लस में वाई, और उसका डायरेक्शन क्या है? जे कैप है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जे कैप प्लस, यहाँ पर क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जेड होगा। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप अपने रूम के कर्नर में देख सकते हो। एक लाइव एग्जांपल, जो रूम में अभी बैठे हो वही रूम का एक कॉर्नर को देख लो। 3 एक्सिस होगा, एक ऊपर होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। वो तीनों के बीच में 90 डिग्री होगा, ठीक है। और उस 90 डिग्री के बीच में एक जेड भी होगा, जेड एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ऊपर जो जाएगा वो हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और ऊपर जो जा रहा है कुछ हाइट में है उसको कहेंगे जेड के कैप। तो यहाँ पर लिख लेंगे जेड, ठीक है। जेड उसका मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन क्या है? के कैप है, ठीक है। इतना में कंप्लीट। ये हो गया 3D में। अगर 2D में निकालेंगे तो कैसे होगा? 2D में ये थ्योरी ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं और इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से बता दे रही हूँ थ्योरी, फिर इसका प्रॉब्लम एक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3D में कितना? 3 मतलब 1 2 3 हो गया 3D में। 2D में करेंगे तो ये एक जेड एक्सिस नहीं होगा, कहाँ गया ये वाला? जेड एक्सिस नहीं होगा। यहाँ पर एक मक्खी है, ठीक है। मक्खी का एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, अपने खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप, एक बच्चा टेबल के ऊपर बैठा है, तो यहाँ से उसका लेंथ कुछ होगा, लेंथ हो गया क्या? एक्स हो गया, और नीचे से हाइट हो गया वाई, और ब्रेथ हो गया उसका, वो जहाँ पर चेयर है वहीं से ओरिजिन से उसका ब्रेथ हो गया, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि एक लड़का जमीन पर ही बैठा है, चेयर पर नहीं बैठा, मतलब उसका हाइट कुछ नहीं है, यहाँ पर है, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर है। व्हाइट बोर्ड पर यहाँ एक कुछ चीटी है, तो इसका देखेंगे कैसे करेंगे? मतलब हम अगर यहीं से मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? इसका कुछ हाइट होगा, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो 2 यूनिट आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 2D। यहाँ पर क्या होगा? जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अगर हम 2D में लिखेंगे तो क्या होगा? एक्स, उसके लिए आई कैप, प्लस वाई, उसके लिए जे कैप, और जेड के कैप तो है ही नहीं, तो इसको 0 कर देंगे। ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 2D। इसको अगर 1D में करेंगे तो और एक काट देंगे, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इक्वल टू, इसका अगर हाइट नहीं होगा कुछ, यहाँ पर ही ऐसे ही मूव कर रहा है, जैसे कि एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। कार मूव कर रहा है तो ऊपर ऐसे 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 होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, वाई में कुछ हाइट उसका अप डाउन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स आई कैप ही बोलेंगे। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स होगा, और डायरेक्शन आई कैप होगा। ये कितना हो गया? 1 डायमेंशनल में हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 3D 2D एंड 1D, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर। फिर देखेंगे पोजीशन वेक्टर किसे कहा जाएगा।
देखेंगे पोजीशन वेक्टर किसे कहा जाएगा। यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, किसी का भी एक पोजीशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बॉडी है, मान लो ये इसका नाम हो गया पी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो इसका पोजीशन क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड। ये जो डिस्टेंस है ये मान लो एक ओरिजिन है। पोजीशन वेक्टर उसी को कहा जाएगा जिसका पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन हम मेजर करेंगे, और कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से, किसी भी कोऑर्डिनेट का एक ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो उसी को कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ओपी कितना होगा, ओपी इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर में क्या होगा, आई कैप होगा, आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जे कैप होगा, और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, के कैप होगा। ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर इन 3D हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये अगर आर हो गया, आर वेक्टर हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है। ये अगर एक पोजीशन वेक्टर हो गया तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, हमेशा याद रखना पहले रूट ओवर करेंगे, ठीक है। रूट ओवर के बाद ये जो कंपोनेंट है कितना कितना है, पहले कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। एक अगर एग्जांपल के थ्रू में देखेंगे तो मान लो एक आर वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फिर निकालेंगे 4 का स्क्वायर कितना है, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, फिर 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, और 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, रूट ओवर कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 10 11 12 13 14, ये एक 4 है तो 18 हो गया, ऊपर गया 1, ये एक है 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया। ये अगर सेंटीमीटर में होता तो हम यहाँ पर एक यूनिट लगाते, सेंटीमीटर का यूनिट लगाते, ठीक है। यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो इतना ही होगा इसका आंसर। ऐसे नंबर एक भी और एक दूंगी, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना हो पाएगा आपसे, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और 2 नंबर है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिक लगेगा वो बताना, प्लस में करना और भीतर जाके वो माइनस का स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। इतना करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब उसके बीच में जो कॉस एंगल होगा उसी का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी वेक्टर को अगर हम लेंगे तो उसका कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होंगे, एल एम और एन होंगे। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई भी एक वेक्टर ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर, तो उसका क्या होगा, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर अगर उसका 3 अगर कंपोनेंट है तो एक्स डायरेक्शन में हो गया ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई और जेड डायरेक्शन में ए जेड, तो कितना हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे और उनका एडिशन का रूट ओवर कर देंगे। पहले मैं बता चुकी हूँ, रूट ओवर पहले, फिर इन तीनों का स्क्वायर का एडिशन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। तो इसको अगर हम ए स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये तीनों को अगर मैं लूंगी ए स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ओवर बोथ कैंसिल, तो यहाँ पर दोनों मिटा देंगे। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय ए। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बाय ए इंटू आई कैप प्लस ए वाई बाय ए इंटू जे कैप प्लस ए जेड बाय ए इंटू के कैप। ठीक है, इतना हो गया ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फिर देखेंगे कि एल एम और एन कैसे निकालेंगे। ठीक है, एल का वैल्यू कॉस अल्फा होगा, मतलब ए वेक्टर और ए एक्स वेक्टर के बीच में, उसका कंपोनेंट के बीच में कॉस एंगल उसका कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ए एक्स बाय ए, क्योंकि इसको अगर हम लिखेंगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन ई कैप लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आई के बराबर आई में, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन क्या होगा? कॉस अल्फा इक्वल टू एल इक्वल टू ए एक्स बाय ए। ठीक है, फिर कॉस बीटा इक्वल टू एम, एम के बराबर में क्या है? जे के बराबर में जे कैप है, तो एम के बराबर में ए वाई बाय ए होगा, ए वाई बाय ए। और कॉस गामा एन होगा, तो एन के बराबर में क्या है? देखो ए जेड बाय ए है, तो एन इक्वल टू ए जेड बाय ए। ये तीनों होंगे कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहा जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? किसी दो चीज के अंदर, किसी दो पॉइंट के अंदर डिस्टेंस कितना है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो उसका अलग है, लेकिन अगर हम समझना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस की तरह ही है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इसको अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझेंगे तो क्या कहा जाएगा? उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाएगा। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लो ये हो गया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, तीनों होंगे। ठीक है, फिर देखेंगे वहां पर क्या था? एक पॉइंट था पी पॉइंट। पी पॉइंट में क्या था? एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट बता रहे थे। लेकिन अगर दो पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया P1 और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया P2, तो इनके बीच में जो होगा उसी को कहा जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? देखो, ओ ये हो गया ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पार्टिकल 1 के लिए x1 y1 z1, और इसके लिए क्या हो जाएगा? x2 y2 z2। ठीक है, तो इसका ओरिजिन से देखेंगे, ये हो गया ओरिजिन r1 वेक्टर कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये r2 हो गया। ठीक है,
तो इसके बीच में जो डायरेक्शन होगा P1 P2, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो इसके बीच में जो है उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मीन्स P1 P2 इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहा जाएगा उसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, और जो उसका डायरेक्शन है उसी के साथ इसको कहा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे हम? ये जो पॉइंट है ये माइनस ये वाला, तो कितना हो जाएगा? P1 P2 इज इक्वल टू, पहले x का करेंगे, फिर y का, फिर z का, तो x2 माइनस x1, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो x डायरेक्शन में क्या होता है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, x डायरेक्शन में क्या होता है? i कैप होता है। फिर y डायरेक्शन का देखेंगे, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। फिर z डायरेक्शन में देखेंगे क्या होगा? z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 एंड P2 इज इक्वल टू, पहले रूट ओवर देंगे, रूट ओवर के बाद इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का स्क्वायर करके इसका एडिशन कर देते हैं। तो कितना होगा? x कंपोनेंट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। इतना में हम फिनिश करेंगे ये वाला क्लास। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो करेंगे उसका प्रॉब्लम, नहीं तो उसका भी एक और वीडियो बना देंगे और प्रॉब्लम सेक्शन में उसको डाल देंगे, ठीक है। उतने देर तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए हो तो जब भी मैं ये वाला वीडियो, कोई भी वीडियो डेली अपलोड होता है, तो अपलोड होने से सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और हमारे चैनल का मोटिव ये है कि ये वीडियो उन बच्चों को मिले जो कोचिंग के सहारे कोचिंग अभी नहीं कर सकते, ठीक है। जिनका कोचिंग के लिए एफर्ट उतना नहीं है, उतना दूर तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। इसलिए सारे बच्चे लोगों को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1। थैंक यू, बाय बाय।